यस सो ये बुक का लास्ट चैप्टर यूनिट 6 क्लास 11 इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। बहुत थोड़ा सा लंबा चैप्टर है बट इजी है, मजा आएगी पढ़ने में। ओके तो पहले तो क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, अगर सिंपली देखा जाए तो क्या बैलेंस। तो मतलब जो हमारे माइंड में थॉट आए या वर्ड आए इक्विलिब्रियम को सुन के, उसका मीनिंग क्या होगा, बैलेंस और से सेम लाइक दैट। ओके जैसे कि हम नहीं बोलते कि थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम होगा वैसे, या फिर हम वो छोटे थे तब या अभी भी शायद खेलते होंगे सी सॉ। ओके तो एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, इधर मोटा बैठा तो इधर हो गया, जल्दी नीचे उतार तो बोलेगा मैं नहीं उतारूंगा, फिर वो ऊपर से ऐसे जंप करेगा तब जाके तो फिर ऐसे होगा, फिर कंटिन्यूअसली ऐसे करके फिर कोई तुम्हारा फ्रेंड आएगा, अरे देखो वो मुझे उतार ही नहीं रहा, तो वो ऊपर से ऐसे खींचेगा, हाँ बैलेंस हो गया। ऐसा सब किया है ना। ओके तो अगर ऐसे एग्जैक्ट बैलेंस हो जाए वही होता है क्या कि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। जैसे कि वही सेम कंडीशन और से कंसेप्ट आपने समझा था उसमें, किसमें, फिजिक्स में, सेंटर ऑफ मास। ओके तो वो भी हम बीच में ही लेके आते थे ना, सेंटर ऑफ मास, कि एकदम मतलब जिस साइड मास का सेंटर, मतलब इस साइड जितना मास है, इट्स नॉट अबाउट द लेंथ। अगर लेंथ कम है इस साइड लेकिन मास ज्यादा है तो यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। ओके इट्स नॉट अबाउट द लेंथ कि बीच में कर दो तो आ जाएगा सेंटर, नो बीच में कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, मास कौन सी साइड ज्यादा है वो। सो वो फिजिक्स में भी हमने देखा, यहाँ पे हमें यहाँ पर भी वही बैलेंस देखना है, लेकिन क्या, कौन सा बैलेंस, इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम बैलेंस मतलब कौन सा, केमिस्ट्री में ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा वो हमें देखना है। बहुत ही बढ़िया है, मजा आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं हाँ सो स्टार्ट करें। केमिकल इक्विलिब्रिया और इक्विलिब्रियम दोनों सेम ही है। ओके आर इंपॉर्टेंट इन न्यूमरस बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। सो न्यूमेरिक मतलब से न्यूमरस बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजिकल हमारी बॉडी के अंदर वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस, एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल प्रोसेस के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए भी। जैसे कि भाई तुम्हारी बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया लेकिन बेस कम है तो एसिडिटी हो जाएगी, तो वहां पर फिर तुम्हें बेस डालना पड़ेगा अंदर। तो तुमने इनो पी लिया या ठंडा वाला मिल्क पी लिया, ओके लाइक दैट, तो होगा क्या, एसिड बेस, तुमने क्या वो कौन सा टेस्ट करते थे तुम, टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन करते थे ना कि इक्वल अमाउंट में आ गया मतलब क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो गया। ओके तो वैसे ही यहाँ पर कि केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम बायोलॉजिकल प्रोसेस एज वेल एज एनवायरमेंटल प्रोसेस में बहुत ज्यादा नेसेसरी और से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग O2 मॉलिक्यूल्स एंड द प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू आवर मसल्स। देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग O2 मॉलिक्यूल्स एंड द प्रोटीन हीमोग्लोबिन, मतलब O2 मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन हीमोग्लोबिन के बीच में सही सही बैलेंस होना जरूरी है। जब ये बैलेंस होगा तभी ये हम जो ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, तो लंग्स में से फिर पूरे बॉडी में जाएगा, मसल्स तक। वो जब इक्विलिब्रियम होगा तो जाएगा, और इक्विलिब्रियम नहीं है तो भले ही तुम सांस लेते रहो लेकिन वो ऑर्गन्स को मिल ही नहीं रहा है। ओके तो वो इक्विलिब्रियम होना भी बहुत नेसेसरी है। ये एक एग्जांपल था, ये तो थोड़ा मतलब टेक्निकल एग्जांपल जो है, लेकिन मैंने जो तुम्हें बताया उससे भी इससे भी ज्यादा सिंपल, एसिड बेस एसिडिटी वाला। तो तुमने बहुत ज्यादा स्पाइसी और से फ्राइड फूड, तीखा मसाला सब कुछ स्पाइसी और फ्राइड ऑयली सब खा लिया, ओके, और से चाय भी पी ली। किसी को चाय पीने से भी एसिडिटी होती है, पता नहीं, मैं तो बहुत पीता हूँ, मुझे नहीं होती अच्छा तो एसिडिटी हो गई तो फिर उसको बेस करना पड़ेगा, मतलब बेस डालना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस होगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम ही है। ओके हाँ चलो सो दूसरा, सिमिलर इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड हीमोग्लोबिन अकाउंट फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ द कार्बन मोनोक्साइड। तो हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोक्साइड के बीच, ये तो एग्जांपल है, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोक्साइड के बीच में भी सही सही इक्विलिब्रियम होना चाहिए, सो दैट ये जो टॉक्सिसिटी है कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। लेकिन हम जब ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं तो CO2 तो प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन अगर CO हमने ब्रीथ कर लिया या अंदर भी सपोज CO बन गया, CO2 बनना चाहिए,
कुछ केमिकल इम्बैलेंसिंग की वजह से CO बन गया, ओके, तो वो क्या करेगा, वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ओके, तो वो सही सही केमिकल बैलेंसिंग होना चाहिए। तो पहले तो हमें बताया, पहले सेंटेंस यहाँ पे 3 सेंटेंस पढ़े हमने पैराग्राफ में, तो पहले बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी, एनवायरमेंटल प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा ये चैप्टर में। फिर हमने एक एसिड बेस वाला डिस्कस किया। दूसरा से हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल गिवन है। कौन कौन सा? एक तो ऑक्सीजन प्रोटीन के बीच का जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो, सो दैट उससे क्या होगा, अगर वो इक्विलिब्रियम में सही सही है तो हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो पूरा का पूरा सही सही मसल्स तक पहुंचेगा। लेकिन वो इक्विलिब्रियम नहीं है तो वो सही सही पहुंचेगा नहीं, ओके। और दूसरा इक्विलिब्रियम अगेन ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, जो हमारा लंग है, ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू मसल, वो तो हो गया। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ओके। सो हीमोग्लोबिन मतलब वही प्रोटीन हीमोग्लोबिन अकाउंट फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ द CO। तो समझ में आ गए दोनों एग्जांपल, ओके। एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये हम बोल सकते हैं कि भाई व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, और से एग्जांपल दो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। व्हेन अ लिक्विड, देखो अभी हम और थोड़ा इंट्रोडक्शन में और आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स इन अ क्लोज्ड कंटेनर मॉलिक्यूल्स, मतलब लिक्विड है, क्लोज्ड कंटेनर है, मतलब बंद है, इवापोरेट्स विथ रिलेटिवली हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप्स द लिक्विड सरफेस इनटू द वेपर फेज, मतलब बंद है, हाँ, पूरा कंटेनर हमारा बंद है, अंदर लिक्विड है, लेकिन वो लिक्विड के पार्टिकल जो है वो हायर काइनेटिक एनर्जी में, हायर काइनेटिक एनर्जी में तो क्या करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसकी वेपर बन जाएगी उसमें ही। एंड द नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेपर फेज स्ट्राइक द लिक्विड सरफेस एंड आर रिटेन्ड इन द लिक्विड फेज. It gives rise to a constant vapor pressure because of an equilibrium in which number of molecules leaving the liquid equals to the number of returning to the liquid from the vapor, and we say that the system has reached the equilibrium state at this stage. तो यहाँ तक का हम समझे क्या बोल रहे हैं? सिंपली देखो ध्यान से, एक कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर, उसमें तुमने लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया मान लो, ओके, अभी हमने पानी भर दिया, लेकिन ये जो पानी है उसके जो पार्टिकल्स है, एटॉम्स है, वो हायर काइनेटिक एनर्जी में है। हायर काइनेटिक एनर्जी में होंगे तो क्या करेंगे, वो इवापोरेट होंगे और से वेपोराइज होंगे, ओके, तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अभी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए मतलब कन्वर्जन कहां से कहां हो रहा है, लिक्विड टू वेपर, ऐसा हो रहा है। यहाँ पे H2O था लिक्विड, यहाँ पर भी H2O ही है, लेकिन कौन सा है, वेपर। तो ये बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा ऐसे वेपर, लेकिन ऐसा थोड़ी है, नहीं तो सारा का सारा पानी ही खत्म हो जाएगा, ओके। यहाँ पर कोई हम एक्सटर्नल हीट थोड़ी दे रहे हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं है, सिर्फ क्लोज कंटेनर है। तो एक पॉइंट तक वेपर बनती जाएगी, फिर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि वो मैक्सिमम वेपर बन गई है, उससे ज्यादा वेपर बनने वाली नहीं है। तो अब क्या होगा, अगर ज्यादा वेपर बन गई तो क्या होगा, वेपर से वापस दो वेपर के मॉलिक्यूल्स वापस इकट्ठा होके से कूल डाउन और से कंडेंसेशन होके, या फिर वेपर मॉलिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो जो लिक्विड सरफेस है वहां पर इंसिडेंट होंगे, और वो वेपर में से वापस क्या बनने लगेंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स बनने लगेंगे। मतलब पहले स्टेज में क्या हुआ, लिक्विड में से पार्टिकल्स क्या बने, वेपर में गए, और फिर वेपर में से वापस क्या होने लगे, लिक्विड में गए, ओके। तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि तुम देखोगे मान लो कि ट्रांसपेरेंट है, तो इफ यू कैन सी एंड इफ यू कैन मेजर, तुम्हें पता चलेगा कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है और जो वेपर के पार्टिकल्स है उनके बीच में इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम हो गया मतलब देखो ध्यान से सुनना, पूरे चैप्टर में काम आएगा। इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन कि अब स्टूडेंट ऐसा ही मान लेते हैं, लेकिन मैं पहले से बता रहा हूं, ऐसा कोई गलत फहमी दिमाग में मत रखना। इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया, मतलब अब उसका जो क्या बोलेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन है और से मास है वो कांस्टेंट हो गया। मतलब से मान लो कि तुमने 100 ग्राम वाटर लिया था और तब उसमें वेपर थी ही नहीं, ओके। अब कंटेनर रखा हुआ है और वो 100 ग्राम वाटर में से वेपर बनी और मान लो कि इसे 40% वेपर बन गई, मतलब 40 ग्राम वेपर बन गई। तो 40 ग्राम वेपर बन गई, अब 40 ग्राम वेपर में से वापस क्या बनने लगा, लिक्विड बनने लगा, ओके, वाटर बनने लगा। और जैसे ही 40 से वो 30 पे रीच हुआ, 40 से कहां रीच हो गया, 30, मतलब वेपर हो गई 30 और मास कितना हो गया इसका, 70 ग्राम। टोटल 100 ग्राम था, अभी भी 100 ही है टोटल। पहले 100 कैसा था, 100 + 0, अभी 100 कैसा है,
फिर बीच में कैसा था, बीच में हो गया 40 60 और अब कैसा है 30 एंड 70। अब मैं बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया। तो अगर ये 30 और 70 पे इक्विलिब्रियम रीच हो गया, उसका मीनिंग क्या है कि अब उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह जाएगा। मतलब अभी इक्विलिब्रियम अभी रीच हुआ, अभी मैं 2 घंटे बाद भी आके देखूं ना तो भी वेपर का मास कितना होगा 30 का और लिक्विड का कितना होगा 70 का। 5 घंटे बाद आके देखूं तो भी वही होगा, वेपर का उतना ही होगा और लिक्विड का उतना ही होगा। अब वो चेंज होने वाला नहीं है। क्या चेंज नहीं होने वाला, कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर जैसे मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग कंडीशन में वेपर का कितना था 0, ड्रॉ करूं या ऐसे समझ में आ रहा है ना, कुछ है नहीं इसमें। वेपर का कितना था 0, लिक्विड का कितना मास था 100 ग्राम। फिर सपोज मैं 2 मिनट बाद गया तो 2 मिनट बाद कितना हुआ, तो वेपर का हो गया से 10 ग्राम। 2 मिनट में तो नहीं होगा, मान लो हो गया 2 मिनट में हो गया से 10 ग्राम। तो लिक्विड कितना रह गया 90 ग्राम। 3 मिनट बाद तो वो हो गया 20 ग्राम, ये हो गया 80 ग्राम। मतलब चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, फिर एक टाइम आया, सपोज इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है 1 आवर में, तो 1 आवर के बाद देखा तो अब रीच हो गया तो कितना है 30 है और ये है मेरा 70, टोटल 100 हो गए। अब 1 आवर के बाद तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया। मतलब 1 आवर से पहले जब भी मैं चेक करता ना हर बार कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट आता था, बढ़ रहा था या कम हो रहा था। शायद कम भी हो रहा हो, ऐसा नहीं कि हर बार बढ़ेगा। जैसे कि मैं 40 मिनट्स पे गया तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन था से 60 और यहाँ पर था 40। ओके, वेपर का था 40। अब मैं 40 मिनट्स के बाद 50 मिनट्स पे गया तो वेपर का 40 मिनट्स पे कितना था 40 ग्राम और अभी 50 मिनट्स में गया तो वो हो गया 40 से मे बी 35 हो गया, 35 और इक्विलिब्रियम पे 30 हो गया। लाइक तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, लेकिन एक टाइम पे कम भी हो रहा है वेपर का। लेकिन जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया उसके बाद किसी का ना रिएक्टेंट का ना प्रोडक्ट का, यहाँ रिएक्टेंट क्या है लिक्विड और प्रोडक्ट क्या है वेपर। तो इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद कभी भी उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। डन। लेकिन इसमें गलतफहमी क्या हो जाती है वो बता दे रहा हूं। कांस्टेंट हो गया, दैट डज नॉट मीन नाउ से लिक्विड इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू वेपर एंड वेपर इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम रीच होने का मतलब ये नहीं है कि भाई अब लिक्विड में से वेपर नहीं होगा। सर कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट हो गया, तो स्टॉप हो गया तभी तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। अगर चलता ही रहता तो वापस चेंज हो जाता ना। ओके, नहीं चलता भी है और चेंज भी नहीं होता। ये कैसे हो गया, मतलब दोनों साइड चल भी रहा है, लिक्विड में से वेपर भी बन रहा है, वेपर में से लिक्विड भी बन रहा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जितना था उतना ही है। अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। ओके, सो क्या कह रहा हूं मैं कि से ये मेरे पास लिक्विड है और यहां पर चला गया वेपर। इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे ये 70% है और ये कितना परसेंट है 30% और ग्राम व्हाटएवर। ओके, इक्विलिब्रियम अब रीच हो गया है। पहले स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी, स्टार्टिंग कंडीशन थी 100 और 0। पहले तो सिर्फ लिक्विड ही था मान लो। ओके, नाउ इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अब क्या होगा, तो अब तो ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। इसका 70 का 70 रहेगा, इसका 30 का 30 रहेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये कन्वर्जन जो हो रहा है लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड वो बंद नहीं हुआ है। क्यों, अगर लिक्विड से वेपर होता तो ये तो कम हो जाता फिर, लेकिन ये कम भी नहीं हो रहा है और कांस्टेंट भी रह रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है, ध्यान देना कि जो टाइम पर सपोज ये 70 में से एक पार्टिकल जा रहा है वेपर में, तो कितना हो जाएगा 70 का क्या हो गया 69 हो गया और ये 30 में एक ऐड हुआ ना, ये वेपर आ गया एक, तो 30 का क्या हो गया 31। तो जब ये 70 से 69 में जा रहा था और वो जाने वाला यहां पहुंच रहा था, उसी टाइम पर एट द सेम टाइम ये 30 में से एक निकल के इधर आ रहा था पार्टिकल्स। तो 30 में से एक निकल के इधर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा 71 और ये 71 हो गया और यहाँ क्या हो गया 29। तो जैसे ही ये वाला यहाँ रीच हुआ तो वो 31 ना होके 30 रहेगा। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि पहले ये फॉरवर्ड प्रोसेस हो गई पूरी और फिर बैकवर्ड प्रोसेस हो गई, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, दोनों साइड से कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम अभी कभी गलतफहमी मत रखना कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया 70 और 30 फिक्स, अब चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या अब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट नहीं बन रही है? बन रही है। क्या प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट नहीं बन रहा है? वो भी बन रहा है,
तुम बोल रहे हो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसलिए है कि जितना इधर है उतना ही उधर। सिंपल है। मान लो मेरे पास 10 चॉकलेट्स है, ओके, और मैं तुम्हें एक दी, दूसरी दी, तीसरी दी, चौथी दी, बस 4 ही दी मैंने तुम्हें। अब 5 दे दी, चलो 5 दे दी तुम्हें। तुम बोलोगे सर हम तो 4 ही है, एक एक्स्ट्रा दे दिया आपने। ओ एक्स्ट्रा दे दी, अच्छा चलो लाओ वापस। तो अब तुम मुझे वापस एक, तो ये फॉरवर्ड प्रोसेस हुआ। मेरे से चॉकलेट तुम्हारे पास गई, तुम्हारे पास पहले थी 0, मेरे पास 10 थी, मैंने तुम्हें 4 दे दी, मेरे पास 6 रह गई। अब मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा दे दी 5, तो तुमने बोला सर ये तो एक्स्ट्रा हो गया, हम तो 4 ही है, ओके, तो तुमने वापस मुझे दे दी, ओके। अभी तुम निर्भय ईशा की मत मांगना, अच्छा। अब तुम मुझे एक वापस दे दी, अभी मुझे वापस दे दी, तो देखो फॉरवर्ड भी हुआ और तुमने मुझे वापस दी, उसको रिवर्स प्रोसेस हो गई। तो अब बैलेंस अब हो गया, हम पहुंच गए इक्विलिब्रियम पे। कौन सा इक्विलिब्रियम? 4 and 6, दैट्स इट, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो गया। मतलब क्या, अब मैं तुम्हें दूंगा नहीं, अब भी दूंगा, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं एक हाथ से तुम्हें चॉकलेट दूंगा ना, तो तुम दूसरे हाथ से मुझे वापस दोगे। मतलब इस हाथ से मैं दे रहा हूं और यहाँ तुम दे रहे हो, तो मैं ले भी रहा हूं। तो मैं एक दे रहा हूं एट द सेम टाइम, वही टाइम में। अगर यहां से यहां पहुंचने में 1 सेकंड लगता है, तो तुम्हारे पास से मेरे पास पहुंचने में 1 सेकंड ही लगता है। तो सेम रेट में सेम टाइम पर ऐसे मैंने तुम्हें दिया और एक लिया, तो क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। और रेट जो है वो सेम है। रेट इन द सेंस पर टाइम, रेट सेम है कि भाई 2 पार्टिकल्स पर सेकेंड, ओके। मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम देखे थे ना तो सारी फर्स्ट चैप्टर में, ओके। मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, वो सब वापस थोड़ा बहुत आएगा। इसमें इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर से आएगा, पूरे केमिस्ट्री में वो चलता रहेगा। वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ppm एंड ऑल, ओके। डन, समझ गए पूरा? हाँ, तो ये है इक्विलिब्रियम। अब कभी भी इक्विलिब्रियम समझ गए ना, पूरे चैप्टर में हमें क्या कंसेप्ट रखना है। इक्विलिब्रियम के बाद, इक्विलिब्रियम के पहले द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल चेंज at the equilibrium, and after the equilibrium the concentration of product and reactants are constant, they will not change, but the forward and backward process will continue हो रही है, तो चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। why? because the rate of forward and reverse process is same, और से are same। डन, समझ में आ गया? पक्का? ओके। हिमांशु चलो, हाँ। और ये पहले हमने डिस्कस कर, और यहाँ जो बताया है वो वही है। क्या? एक कंटेनर है, कंटेनर में से लिक्विड, ये रहा, यही तो है लिक्विड वेपर। अब हो गया, अभी हो गया, उसके बाद ये हमारा इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? रीच्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। डन, पक्का? फिर से पढ़ता हूं, अब ध्यान से यही एग्जांपल माइंड में रख के फिर से चलो। हाँ, when a liquid evaporates in a closed container, पहले ये है, okay, closed container, molecules with relatively higher kinetic energy escape the liquid surface into the vapor phase, and a number of liquid molecules from the vapor phase strike the liquid surface and are retained in the liquid phase। मतलब liquid में से vapor में जा रहे हैं और vapor वाले कहाँ आ रहे हैं? liquid में आ रहे हैं। It gives rise to a constant vapor pressure because of an equilibrium in which the number of molecules leaving the liquid equals the number of returning to the liquid from the vapor। मतलब क्या बोल रहे हैं? इससे कांस्टेंट वेपर प्रेशर मिलेगा। वेपर प्रेशर हम समझे हुए हैं। वेपर प्रेशर मतलब वेपर की वजह से लगने वाला प्रेशर, और प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, वही प्रेशर है हमारा। तो वेपर की वजह से लगने वाले प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब अभी अगर हमारे सिर के ऊपर कितना प्रेशर है? 1 एटमॉस्फेयर, एयर प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं, वो क्या है? एयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर और से 1 बार। डन, वो है। लेकिन अभी जैसे कि हम यहां से चले गए हिमालय पर, ओके, तो वहां प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर ही होगा, या उससे कम होगा, या उससे ज्यादा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा या सेम होगा? कम क्यों होगा? वहां एयर नहीं है क्या? यहाँ पर ज्यादा होगा ना, क्योंकि हम लोग हैं। करेक्ट, ओके। तो कंसेप्ट क्या है कि वो हमने पहले भी कहीं पर शायद डिस्कस किया ही है, बट कहाँ किया है दैट आई एम नॉट रिकॉलिंग। हाँ, तो जैसे कि यहाँ हमारे ऊपर पूरा का पूरा एयर पड़ा हुआ है। अब यहाँ ये इतनी बादलों से लेकर के, मतलब पूरा हमारा एटमॉस्फेयर से लेकर के हमारे हेड तक जितनी भी एयर पड़ी है, वो सारी एयर का प्रेशर यहाँ लग रहा है हमारे सर पर। अब हम अगर ऊपर चले गए तो ये डिस्टेंस तो कम हो गया ना। अगर ऊपर चले गए तो इतनी एयर जो है उतना तो प्रेशर लगेगा नहीं। जैसे कि
ये ग्राउंड लेवल है हमारा अर्थ सरफेस, और हम खड़े हैं ये लेवल पे, ये लेवल पे हम खड़े हैं, और ये है हमारा एटमॉस्फेयर, और ये है हमारा हिमालय। ओके, तो हम पहले यहाँ खड़े हैं, तो ये पूरी इतने स्पेस में एटमॉस्फेयर की टॉप लेवल से लेकर के यहाँ हमारे सर तक जितनी भी एयर है, वो सारी एयर हमारे सर पर प्रेशर लगाएगी। वो कितना है 1 बार। ओके, अब हम चले गए यहाँ पर हिमालय पर। ओके, तो हिमालय पर चले गए, तो अब कौन सा लगेगा, तो अब तो इतनी ही एयर का प्रेशर लगेगा ना, क्योंकि ये सब तो हमारे नीचे है, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए तो वो हमें फ्लाइट में भी बोलते हैं कि बाहर का एयर प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, तो फिर तुम्हारे सामने मास्क आएगा, मास्क पहन लो, ऐसे फ्लाइट में बोलते हैं कि एयर प्रेशर, क्योंकि वहां वो तो हाइट पे जा रहे हैं हम। ओके, हाइट पे जा रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। हमें तो 1 एटमॉस्फेयर वाली एयर लेने की आदत है, तो कम प्रेशर वाली एयर तो हमें तकलीफ ना हो जाए, इसलिए मास्क दे देते हैं कि वो फ्लो जो है वो रेगुलेट रहे। वो क्रिटिकल केस में ऐसा, इतने ऊपर नहीं ले जाएंगे कि ऐसा हो जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है कंडीशंस। ओके, तो हमें क्या पता क्या होने वाला है। ओके, हाँ चलो सो दैट इज द केस। और इसी के बेस पे एक क्वेश्चन, ये तो याद आया, पॉइंट चल रहा है इसलिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर हम से वाटर को बॉईल कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, और से कैन आई बॉईल द वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे यहाँ पर बॉईल होता है, अगर 80 डिग्री कर दूं तो बॉईल होगा या नहीं होगा, या सिर्फ गर्म होगा, सिर्फ गर्म होगा। यस, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर ही कितना है, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। चलो, लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि हाँ कुछ कंडीशन अगर हम रखें, अरे हिमालय पर चले गए, मैं बोलूं कि अगर हिमालय पर चले गए और से वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? यहाँ पर 100 डिग्री पर बॉईल होता है, और तुम हिमालय पर चले गए तो से 80 डिग्री पे बॉईल होता है, ट्रू है या फॉल्स? वहां तो ठंड भी ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा सर, 80 नहीं 120 पे होगा वो तुम सोचो, ये तो मुझे आया इसलिए बोल दिया, ज्यादा देना पड़ेगा। या 100 पे ही बॉईल होगा, 120 पे होगा, 100 पे होगा, या 80 पे होगा? 100। क्या लग रहा है, गेस तो करो। 100 नहीं, 80 पे बॉईल हो जाएगा। क्यों? कम पर 80 पर बॉईल हो जाएगा, क्योंकि जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी जो बॉईल होता है ना, उसके साथ दूसरा भी देखना है पैरामीटर, क्या? प्रेशर। तो 1 बार प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। इफ यू डिक्रीज द प्रेशर, द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑल्सो विल बी डिक्रीज, और इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज। तो अगर तुम सबमरीन में घुस गए और वहां पे गर्म पानी पीना है, तुम्हें बॉइल्ड वाटर पीना है, तो वहां पे 110 पे बॉईल होगा, सबमरीन में नीचे घुसे हो। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया है, और प्रेशर ज्यादा है तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो अगर हमारा ऊपर हिमालय पे जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा सर, वो तो पता ही है ना, हिमालय पे ठंडी लगती है। अरे वो टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, ये क्वेश्चन शायद मुझे कहीं पे इंटरव्यू में पूछा था, आ गया था वैसे, ये तो कंसेप्ट आगे गया है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया, समझ गए? ओके, तो कम टेम्परेचर पे भी बॉईल हो सकता है। अगर तुम्हें सामने ऐसे कोई बोले कि भाई 80 डिग्री पे बॉईल हो सकता है, गलत, सरासर गलत। अरे नहीं, गलत नहीं है, सही है वो। ओके, हो सकता है, इसीलिए तो कभी भी मान मत लो कि इम्पॉसिबल है। नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। 80 डिग्री पे बॉईल कर दिया, हाँ, लेकिन उसकी लोकेशन ही अलग है, उसकी लोकेशन ही अलग है, दैट्स वाई 80 डिग्री पे बॉईल कर दिया। ओके, मतलब वहां प्रेशर डिफरेंट है, दैट्स वाई। ओके, चलो, हाँ, सो ये हमने इक्विलिब्रियम स्टेट की बात की। हाउएवर दिस इज नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट द बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर। तो ये कोई स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, अभी क्लासिफिकेशन इक्विलिब्रियम भी हम देखेंगे,
बट ये कोई स्टेटिक इक्विलिब्रियम नहीं है बस के इक्विलिब्रियम रीच हो गया बस खत्म सब, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी एक्टिविटी, ये जो हमने कंटेनर लिया और कंटेनर में यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे पूरा गैस है, तो ये जो सरफेस है सरफेस, वो सरफेस पर बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहेगी। ओके, क्या कौन सी एक्टिविटी? लिक्विड वाले वेपर में जाएंगे, वेपर वाले लिक्विड में जाएंगे, वो सब चलता रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। Thus at equilibrium the rate of evaporation is equal to the rate of condensation। तो इस केस में जो रेट पर, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, तो जो रेट पर लिक्विड पार्टिकल गैस में कन्वर्ट होता है और से वेपर में कन्वर्ट होता है, वही टाइम पीरियड वही रेट में, तो इसको क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसी टाइम पर वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या है? कंडेंसेशन। तो वही बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इवापोरेशन। ओके, तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, क्योंकि इवापोरेट हो रहा है ना, हमने नहीं बोला 100 डिग्री पे कर रहे हैं, नहीं तो हम बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। और 100 डिग्री के नीचे भी अगर तुम लिक्विड में से वेपर में जा रहे हो तो वो इवापोरेशन है। ओके, सो रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ऑब्वियसली यहाँ पर तो दो प्रोसेस है, लेकिन कोई भी केमिकल प्रोसेस हो तो उसमें रेट क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम के बाद रेट क्या हो जाएगा? सेम। पहले सेम नहीं होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद रेट क्या हो जाएगा? सेम दोनों के लिए। जितने टाइम में ये जा रहा है उतने ही टाइम में वहां से पीछे आ रहा है। डन? ओके, इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो देखो ये हम देखते हैं कैसे, H2O लिक्विड में से H2O वेपर, और रिप्रेजेंटेड बाय दिस। बस इतना ही था, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है ये एरो शो करना। ये है हमारा फॉरवर्ड का डायग्राम, मतलब से डिनोटेशन एरो, और ये है बैकवर्ड का। तुम पूरा भी कर सकते हो ऐसे, तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट जनरली ऐसे शो करते हैं हमारी बुक में। ये भी सही है, वो वाला भी सही है, ऐसा कुछ नहीं। आधा आधा मत करना, इस साइड सर ऐसे बना दिया और इस साइड ऐसे बना दिया, फिर कहीं पर ऐसे करके ऐसे तुम फील भी कर रहे हो, और फिर कहीं पर विदाउट फीलिंग वाला रखा। ऐसे सब चेंज मत, जो करो वो एक यूनिटी रखना, यूनिटी एक मतलब यूनिकनेस रखना। ओके, डन? हाँ, the double half arrows indicate that the processes in both the directions are going on simultaneously। मतलब ये दिखा रहा है क्या कि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है। साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम, मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट जब बन रहा है तब भी प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है। क्या सभी प्रोसेसेस केमिकल इक्विलिब्रियम वाली होती है? क्या सभी प्रोसेस में जितना फॉरवर्ड बनता है उतना ही बैकवर्ड बनता है? नहीं। तो हमें ये ऐसे चोटली बांध देना, क्या ये चैप्टर में सिर्फ वही केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो। जैसे कि तुम वो देखते थे, कौन सा देखते थे? वो एसिड बेस वाला। ओके, क्या ले लिया? एसिड ले लिया से HCl प्लस बेस ले लिया NaOH, तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनता था? सॉल्ट प्लस वाटर। वेरी गुड, NaCl प्लस H2, ये बन गया। तो ये फॉरवर्ड प्रोसेस है। अभी तुम डालो पानी में नमक डालो या नमक में पानी डालो, जो करना है वो, तुम्हें HCl और NaOH मिलने वाला नहीं। अंडरस्टूड? ओके, सो ये फॉरवर्ड प्रोसेस है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम बन सकती नहीं। लेकिन ऐसा ही अगर दूसरा कोई इक्वेशन ले ले, एस्टरिफिकेशन, अभी हमने देखा था। ओके, हाइड्रोकार्बन में तो नहीं, हाइड्रोकार्बन में भी देखा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा, एस्टरिक, और 10th में भी तो देखा था। ओके, क्या था? अल्कोहल प्लस नहीं, कीटोन नहीं, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है एस्टर, RCOOR ग्रुप। ओके, तो कैसे? कोई कौन सा ले? छोटा वाला ही ले लेते हैं। अल्कोहल से CH3 CH2OH, ये क्या है? कौन सा है? इथे नल नहीं, नॉल, अल्कोहल है। ओके, सो इथेनॉल। ओके, और ये क्या है हमारा? एसिटिक एसिड, और कॉमन नेम उसका वही तो बोले तुम और IUPAC नेम एसिटिक एसिड का सिंपल, हाँ, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला। तो उससे देखो, जैसे यहाँ रट्टा मार लिया था एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, वैसे यहाँ पर भी रट्टा मार लो क्या कि भाई अल्कोहल एंड एसिड दैट विल गिव एस्टर एंड वाटर। ओके, तो एस्टर कैसे बनेगा भाई? ये है तुम्हारा CH3COO और ये है तुम्हारा CH2CH3। तो क्या क्या छूटा? कलर कहाँ गया?
तो हमारा से CH3 COO, तो एक H छोड़ दिया हमने यहाँ पर और ये ले लिया और यहाँ पर OH छोड़ दिया, तो H2 और O, तो प्लस H2, सो एस्टर एंड वाटर। ये जो रिएक्शन है, एस्टर में तुम पानी डाल दोगे तो बन जाएगा ये वापस। तो ये क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम प्रोसेस बन सकती है ऐसा नहीं बोलते, लेकिन बन तो सकती है, वो तो बन ही नहीं सकती। ओके, तो हमें पूरे चैप्टर में ऐसी रिएक्शंस देखनी है जिसमें फॉरवर्ड प्रोसेस भी हो सकती हो और बैकवर्ड प्रोसेस भी हो सकती हो। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट्स इट। ये तो जो आया वो बता दिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, simultaneously the mixture of reactants and products in the equilibrium state is called equilibrium mixture। क्या बोल रहे हैं फिर से? the mixture of reactants and products, मतलब reactant and product का जो भी mixture होगा in the equilibrium state is called equilibrium mixture। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि सपोज मान लो कि तुमने तो ये दो लिया था स्टार्टिंग में, एक कंटेनर लिया, ये वाला इक्वेशन, एक कंटेनर लिया उसमें तुमने दारू भर दिया, मतलब ये इथेनॉल, ओके। और दूसरा क्या ले लिया? एसिड ले लिया, इथेनोइक एसिड। वो दोनों ले लिया तुमने, अब तुम रुक ऐसे बस हाथ पे हाथ धरे बैठ गए, तो हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे होगा। ओके, तो क्या होगा? बनेगा एस्टर और वाटर। तो एस्टर और वाटर बन रहा है और अभी भी तुम हाथ पर हाथ धरे ही बैठे हुए हो। ओके, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो तुम्हें पता चला कि यार मेरा दारू तो खत्म हो रहा है, मतलब तुम्हारा ये कम हो रहा है, उसकी क्वांटिटी जो थी ये दोनों की वो क्या हो रही है? कम हो रही है। ओके, वो कम हो रही है और धीरे धीरे फिर तुम्हें पता चला अरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ये दो भाई साहब बढ़ रहे हैं। ओके, फिर एक पॉइंट आया कि वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए थे और फिर थोड़े टाइम बाद तुमने देखा तो वो वापस डाउन हो रहे हैं, प्रोडक्ट वापस क्या हो रहे हैं? डाउन हो रहे हैं। मतलब ये मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो वापस डाउन हो रहे हैं। फिर देखा तुमने डाउन हो रहे, फिर सोचा कि ये तो डाउन होते होते जीरो हो जाएगा। नहीं, जीरो नहीं होगा। जीरो हो गया तो फिर ये नहीं चलेगा, जीरो नहीं हो जाना चाहिए। ओके, कि ये वापस प्रोडक्ट में से सारा का सारा बन के वापस ये बन गया, तो फिर हम क्या समझेंगे? ऐसा समझो 10 घंटे में यहाँ से यहाँ जाने में 5 घंटे लगे, फिर यहाँ से यहाँ जाने में भी 5 घंटे लगे, तो 10 घंटे बाद तुम आके देख रहे हो तो तुम्हें तो तुम्हारा दारू दिख रहा है और इथेनोइक एसिड भी दिख रहा है। मतलब तुम क्या मानोगे? कोई केमिकल रिएक्शन हुई ही नहीं। तो पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाना चाहिए। अंडरस्टूड? और पूरा का पूरा यहां से भी खत्म नहीं होना चाहिए। तुमने ये 10 kg ले लिया पूरा और 10 लीटर व्हाटएवर ये तुमने ले लिया और 10 घंटे बाद आए और तुम्हें ये मिल रहा है। ओके, एस्टर और पानी। तुम देखोगे अरे लिया था ये बन गया, ये शायद गलती से यही लिया होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन हुई नहीं। समझ में आया? तो पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाना चाहिए। वैसे खत्म हो जाता भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, तो वो क्लासिफिकेशन में अभी हम देखेंगे। हाँ, 99.99% भी खत्म हो जाए, लेकिन 0.01% तो रह जाएगा। ओके, सो कहने का मेरा मीनिंग क्या था यहाँ पर कि तुमने अभी फिर से मीनिंग समझाता हूँ। ये वाला कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने अल्कोहल और एसिड लिया, मतलब से यहाँ पर क्या लिया हमने? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो थोड़े टाइम के बाद तुम देख रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ एस्टर और पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और इन लोग का कम हो रहा है। फिर एक पॉइंट आया तो ये बढ़ना कम हो गया, ये वापस डाउन जा रहा है और ये लोग वापस बढ़ रहे हैं। फिर एक टाइम आया, अब तुम देख रहे हो अरे ये तो कांस्टेंट हो गया लग रहा है, मतलब यहाँ पर अगर है 6 kg और वहां पर है 4 kg। फिर थोड़े टाइम बाद आए तो भी तुम्हें दिख रहा है 6 kg 4 kg, और थोड़े टाइम बाद आए 6 kg 4 kg, और थोड़े टाइम बाद आए 6 kg 4 kg। मतलब तुम मान गए कि भाई ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, अब कुछ आगे होने वाला नहीं है, ये 6 kg रहेगा और ये 4 kg रहेगा, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। तो दैट मीन्स कि अब कुछ होगा, हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है ना, लेकिन जो रेट में ये फॉरवर्ड प्रोसेस हो रही है उसी रेट पर उसी टाइम में साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? बैकवर्ड प्रोसेस भी हो रही है। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स्ड हो गया है, डन। अब मैंने पहले लिया था इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ओके, अब कंटेनर में क्या है? तुम आए 10 घंटे बाद आए और इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, तो अब कंटेनर में क्या है? ना तो एस्टर है ना तो पानी है, मतलब एस्टर पानी है लेकिन अकेला वो नहीं है, अकेला तुम्हारा रिएक्टेंट भी नहीं है और अकेला तुम्हारा प्रोडक्ट भी नहीं है। पहले लिया था तुमने क्या? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, दो चीज थी अंदर, दो इंग्रेडिएंट्स थे। अब 10 घंटे बाद तुम आए, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, लेकिन अभी दो अंदर वो जो तुम्हारा सॉल्यूशन है उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स नहीं है, 4 इंग्रेडिएंट्स है। क्या क्या?
इथेनॉल भी है, इथेनोइक एसिड भी है, एस्टर भी है और वाटर भी है। 4 हो गए। तो ये 4 के मिक्सचर को ही बोलते हैं भूसु, मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर। डन। ये मिक्सचर बन गया ना, पहले मिक्सचर नहीं था लेकिन अभी प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट बना तो बाहर थोड़ी निकल गया भाई, ये भी लिक्विड लिया है और ये भी लिक्विड लिया। हाँ चलो गैस लिया, गैस बनता तो बाहर निकल जाता, बन सकता है। जैसे कि हेबर प्रोसेस याद करो। ओके, तो तुम हेबर प्रोसेस में क्या बनता है, एमोनिया बनता है। तो एमोनिया तो गैसियस है, तो यहां पर से क्या बाहर निकल जाएगा, तो बाहर वाला अलग तो ये अलग। तो जहां पर फेजेस अलग अलग होंगे, मतलब यहां तो तुम्हारा सब कुछ ही अगर लिक्विड में है तो वो मिक्सचर ही होगा ना, लेकिन एक सॉलिड भी बन रहा है तुम्हारा कुछ, तो तुम आइडेंटिफाई कर पाओ, ये सॉलिड सॉलिड हटाओ सिर्फ लिक्विड रखो, ये गैस वाला हटाओ सिर्फ लिक्विड रखो, तो वो तुम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। तो वो मिक्सचर के टाइप वो 9th में पढ़े थे, वो सब होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वहां अभी हमें नहीं जाना है, लेकिन मिक्सचर तो है या नहीं। डन। ओके, तो ये मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अंडरस्टूड, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर बोथ फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन। भाई इक्विलिब्रियम दोनों के लिए होता है, फिजिकल प्रोसेस में भी होता है और केमिकल रिएक्शंस में भी होता है। The reactions may be fast or slow depending on the experimental conditions and the nature of the reactants। बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क में जो पूछा जाता है वो क्लीन कर दो, ये वाला। The reaction may be fast or slow, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ये क्या है, ये है हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, वो सारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। एंड द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये क्या है, उनका नेचर, उनका फेज, और वो कैसे रिएक्ट करेंगे। एसिड होगा तो अलग से रिएक्ट करेगा, बेस होगा तो अलग से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट होगा तो अलग से रिएक्ट करेगा, एसिड है उसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अलग से रिएक्ट करेगा, वीक एसिड है तो अलग से रिएक्ट करेगा। मतलब उनका नेचर और उनका फेज, तो वो सब उसमें ही आ गया, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में तुम्हारा आ गया क्या, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट ले लिया, ये वो सब कुछ, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ओके, जो एरो के ऊपर नीचे लिखते हैं ना हम, वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये 1 मार्क में पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब तुम्हारा उसमें भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12th के बाद भी आ सकता है ये क्वेश्चन। चलो, when the react, डिक्टो यही क्वेश्चन, when the reactants in a closed vessel at a particular temperature react to give products, the concentration of the reactants keep on decreasing। हाँ तो पता ही है ना, ये तो क्या, रिएक्टेंट लिया तुमने, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कम होगा, तो पता ही है हिमांशु। चलो, तो while those of products keep on increasing for some time, हाँ तो ये भी पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। सही है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, so keep on decreasing while those of products keep on increasing for some time, after which, some time के लिए, उसके बाद क्या, after which there is no change in the concentration of either of the reactants or product। थोड़े टाइम के बाद ना जो रिएक्टेंट का कम हो रहा था वो कम भी नहीं हो रहा है, और जो प्रोडक्ट का बढ़ रहा था वो बढ़ भी नहीं रहा है। थोड़े टाइम बाद देखोगे तो तुम्हें लगेगा सर प्रोडक्ट का कम हो रहा है, रिएक्टेंट का बढ़ रहा है। अच्छा देखते रहो, सर अब तो प्रोडक्ट का कम हो रहा था लेकिन अभी कम नहीं हो रहा है, रिएक्टेंट का बढ़ रहा था लेकिन बढ़ रही हो रहा है। और फिर तुम देखोगे आफ्टर सम टाइम ना कुछ बढ़ रहा है ना कुछ कम हो रहा है, ना रिएक्टेंट का ना प्रोडक्ट का। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा हो, कुछ हो नहीं रहा हो मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही ना आ रहा हो, चेंज नहीं हो रहा हो, वो ही है तुम्हारा इक्विलिब्रियम। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन में नो चेंज, कांस्टेंट हो गया। सो दिस स्टेज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन, यही पूरा लिख देना है क्या, कि अगर हम स्टार्ट करें तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होगा, while प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। आफ्टर सम टाइम देयर विल बी नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ईदर रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, दैट मींस इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड एंड दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्यों डायनेमिक, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि वो जैसे अभी हमने वेपर और वाटर का लिया था वैसे सरफेस पर हो रहा है। ओके, पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कौन सी इनके एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है और से रिएक्टेंट का नेचर क्या है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो दैट्स व्हाई द वर्ड इज डायनेमिक, कि भाई एक्सटर्नल चीजें भी इफेक्ट करती है। डन। ओके, चलो
एंड द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। तो जो टाइम से साइमल्टेनियसली हो रहा था, तो जो टाइम पीरियड में फॉरवर्ड में से बैकवर्ड जाओगे, रिवर्स जाओगे, मतलब जो टाइम में से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में जाओगे, उसी टाइम में प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट होगा। मतलब क्या कि ये रेट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ये रेट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। कि सपोज 1 kg पर 1 आवर रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, 1 घंटे में 1 kg रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। तो अभी 10 kg लिया मैंने, स्टार्ट कर दिया, 1 घंटे बाद आया 9, 1 घंटे बाद और आया, मतलब 2 घंटे बाद आया 8, 3 घंटे बाद आया 7, 4 घंटे बाद आया 6, फिर देखा ये 6 से तो वापस 6.5 हो गया, अच्छा ठीक है, फिर वापस आया 6.5 से 7 हो गया, अच्छा, फिर वापस आया, अभी तो 7 ही है, फिर वापस आया 7 ही है, 7 ही है, 7 ही है, बस ये 7 है, अभी तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा ना, मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अंडरस्टूड? ओके, तो ये है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तब क्या है, तब मतलब कि ये 7 kg था और वो 3 kg है, तो क्या अब रिएक्शन नहीं हो रही फॉरवर्ड बैकवर्ड? हो रही है, लेकिन अभी जैसे कि 1 घंटे बाद में आऊंगा तो 1 घंटे में ये 7 का 6 हो जाएगा, और 1 घंटे बाद ये भी जो 3 है उसका 2 हो जाएगा, मैं सॉरी 3 का 5 हो जाएगा, मतलब यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। तो एक्चुअल में 1 घंटे बाद में आऊं तो 1 घंटे में प्रोसेस क्या हो रही है, ये 7 से सपोज 6 हो रहा है, ओके, तो ये 7 से 6 हो गया, और वो जो है 3 वहां से वो 2 हो जाएगा, तो वो 3 से 2 हो गया, उसका एक आया वो यहाँ आ गया, तो ये जो 6 होता है वो वापस 7 हो गया, और यहाँ से जो गया है उसके बदले वो 2 से वापस 3 हो जाएगा। तो तुम आओगे और देखो अरे ये तो उतना ही है 7 और 3, पहले भी उतना ही था 7 और 3, तो रेट्स सेम है उनके, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है और रेट्स भी सेम है, सब कुछ सेम। मतलब तुम ऐसे याद रख सकते हो, एट इक्विलिब्रियम एवरीथिंग इज कांस्टेंट, ऐसे भी याद रख सकते हो। डन? इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाएगा, क्या कांस्टेंट हो जाएगा, अरे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, उनका रेट कांस्टेंट हो जाएगा, सब कुछ कांस्टेंट ही हो जाएगा। कब? इक्विलिब्रियम पे, ना उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं, उसके बाद में भी होगा ही। इक्विलिब्रियम के बाद बोलोगे तो भी रेट तो कांस्टेंट ही है, कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट ही है। तो एट द इक्विलिब्रियम भी सब कुछ कांस्टेंट, आफ्टर द इक्विलिब्रियम भी सब कुछ कांस्टेंट, बट बिफोर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। क्या कांस्टेंट नहीं है? कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ना कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और ना ही रेट कांस्टेंट है। डन? ओके, चलो। इट इज ड्यू टू दी, ये कांस्टेंट क्यों नहीं है भाई, तो वो हमने समझ लिया। इट इज ड्यू टू द डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज there is no change in the concentration of various species in the reaction mixture। मतलब जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो अब कोई concentration में चेंज होने वाला नहीं है। Based on the extent to which the reaction proceed to reach the state of chemical equilibrium, this may be classified in these 3 groups। मतलब अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम रीच हो गया, so based on these 3 conditions उसको केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्लासिफाई कर देंगे कि ये पर्टिकुलरली ये टाइप वाला केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये पर्टिकुलरली ये टाइप वाला, ये टाइप वाला। वो कौन सी टाइप वाला अभी देखेंगे हम। ओके, सो बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच रिएक्शंस प्रोसीड्स, देखो यहीं पे बोल दिया है, बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन प्रोसीड्स। एक्सटेंट टू विच मतलब से 100% 10 kg तुमने लिया रिएक्टेंट, तो 10 kg में से सारा का सारा बन जाएगा क्या? बन भी सकता है, तो मतलब यहां पे बाकी रहेगा तुम्हारा सिर्फ से 0.1 kg। कितना? 0.1 kg बाकी रहा, तो प्रोडक्ट कितना बन गया? प्रोडक्ट बन गया तुम्हारा 9.9 kg, हो गया ना 10। डन? एक तो ऐसे, दूसरा ऐसे बन सकता है कि 10 kg तुमने लिया था और इक्विलिब्रियम रीच हो गया, अब आके देख रहे हो तो ये कितना है पता है? 9.9 kg। अभी तो प्रोडक्ट कितना बना? ओनली 0.1 kg। पहले में रिएक्टेंट सिर्फ 0.1 kg बाकी रहा, बाकी सारा का सारा क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। और क्या हो सकता है? सिर्फ प्रोडक्ट 0.1 kg बना, बाकी जैसा था वैसा ही यहाँ पे बैठा रहा रिएक्टेंट। ये दूसरा केस। तीसरा केस ब्रिटेनिया 50-50, 10 kg लिया, 50% प्रोडक्ट बन गया इक्विलिब्रियम पे और 50% रिएक्टेंट बाकी रहा है। यही 3 केस है, इसमें क्या है? समझ गए? तो वही अभी हम पढ़ते हैं बस। तो यही लिखा है बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन प्रोसीड, मतलब कितने एक्सटेंट तक, कितने लेवल तक रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, फर्दर जा रही है आगे। ओके,
तो 3 क्लासिफिकेशंस, पहला द रिएक्शंस दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, मतलब नियरली टू कंप्लीशन मतलब तुम्हारा रिएक्टेंट अबाउट टू कंप्लीट होने वाला है। जैसे 10 केजी लिया तो तुम्हारा अभी 0.1 केजी बाकी है, खत्म होने आया है ये, वैसा इक्विलिब्रियम। एंड ओनली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट। In some cases it may not be even possible to detect these experimentally। ये इतना कम होता है कि एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं होता। हम क्या मान लेते हैं, सारा सारा कन्वर्ट हो गया, ऐसा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम मेजर नहीं कर पाते कि भाई थोड़े ग्राम, थोड़े माइक्रोग्राम, थोड़े नैनोग्राम बच गया है, वो मेजर नहीं कर पाए, इसलिए हम क्या बोल देंगे, अबे सबका सब बन गया, अभी छोड़ो कुछ बाकी नहीं रहा, ठन ठन गोपाल ऐसे, लाइक अंडरस्टूड? ओके, तो ये पहला केस हो गया कि 10 केजी में से ऑलमोस्ट एवरीथिंग क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, मतलब रहा क्या 0.1 केजी। दूसरा केस के कुछ कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। ओके, दूसरा केस, the reactions in which only small amounts of products are formed and most of the reactants remain unchanged at the equilibrium state। मतलब इक्विलिब्रियम तो रीच हो गया है, मतलब क्या हुआ इसका कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, मतलब क्या कि 9.9 केजी रिएक्टेंट एंड 0.1 केजी प्रोडक्ट। अब यहां से फॉरवर्ड प्रोसेस भी हो रही है, मतलब 9.8 से 9.9 से 9.8 भी हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये 0.1 वापस बन के यहाँ आ जा रहा है। तो ये 0.1 आगे गया, यहाँ से 0.1 वापस यहाँ आ गया, तो वापस वही का वही रहा 9.9 1.1। अंडरस्टूड? 0.1। ओके। और थर्ड केस 50-50, when the reactions in which the concentration of the reactants and products are comparable। कंपेयर कर सकते हो तुम, ऑलमोस्ट आधा आधा बचा हुआ है, कितना तुमने रिएक्टेंट लिया था, क्या हुआ उसका, वो आधा खत्म हो गया, ऐसे लाइक दैट कंपेरेबल। तो आधा खत्म हो गया तो प्रोडक्ट आधा ही बना होगा, आधा ही बना होगा ना, पूरा खत्म हो जाता तो पूरा बन जाता प्रोडक्ट, थोड़ा ही खत्म होता तो थोड़ा ही बनता, आधा खत्म हुआ तो आधा बनेगा, और क्या। तो कंपेरेबल 50%, 10 केजी में से 5 केजी यूज हो गया तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, अरे यूज हुआ मतलब कहाँ यूज हुआ, प्रोडक्ट बनने में ही तो यूज हुआ, तो 5 केजी, सिंपल है। ओके, सो कंपेरेबल हो जाएगा वो व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिंपल है। तो पूछे अगर कि बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन प्रोसीड, उसके बेस पे कि कैसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो 3 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कितने, कौन कौन से, एक तो सिंपली मैंने बता दिया हिमांशु, चलो एक तो बता दिया क्या कि 100% में से सारा का सारा ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीशन, मतलब रिएक्टेंट में से मोस्ट ऑफ कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। दूसरा, रिएक्टेंट में से कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। और तीसरा, आधा आधा कंपेरेबल 50-50। डन? ओके, सो दैट इज द थिंग। नाउ एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम वेरीज विद द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। देखो ये एक्सटेंट किसमें सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें थोड़ा बहुत ही कन्वर्ट होगा और बाकी सब पड़ा रहेगा, या किसमें 50-50 होगा, ये सब डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा। ये भी एक मार्क में पूछा जाता है, क्या द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम वेरीज विद द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन डिसाइड करते हैं, सच एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि तुमने कितना लिया है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, वो सब कुछ आ जाएगा उसमें, लिखना हो तो लिख लो, फुल स्टॉप। Optimization of the operational conditions is very important in industry and laboratory so that equilibrium is favorable in the directions of the desired product। मतलब क्या, ये जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल लेवल पे भी, लेबोरेटरी लेवल पे भी। मतलब हम क्या करेंगे, हमें कौन सा तीन में से हमें कौन से में फायदा होगा, इक्विलिब्रियम पहले वाले में ही, क्या कि इसमें से ज्यादातर प्रोडक्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट लेने के लिए ही तो केमिकल इक्वेशन करवा रहे हैं, नहीं केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, नहीं तो करते ही नहीं हम। अगर केमिकल रिएक्शन से तुम्हारा प्रोडक्ट इतुसा मिलने वाला है तो रहने दो भाई, हम बाजार में से लेके आ जाएंगे। ओके, नहीं बनाना हमें घर पर, अंडरस्टूड। और 50-50 बनेगा, नहीं ज्यादातर हमें बना प्रॉफिट। ओके, तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो हमारे लिए कौन सी फेवरेट, हमारे लिए मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारी कंपनी है सामान, तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल कब होगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट कब ज्यादा से ज्यादा होगा, जब रिएक्टेंट में से मेजरली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा। ओके, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, वही तो बोल रहे हैं, वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। उसमें क्या होता है, तो तुमने कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है रिएक्टेंट का, वो मैटर करता है, टेम्परेचर मैटर करता है, प्रेशर मैटर करता है, कैटालिस्ट मैटर करता है। डन? ओके,
हाँ, तो वही चीज बता रहे हैं। Some important aspects of equilibrium involving physical and chemical processes are dealt in this unit along with the equilibrium involving ions in aqueous solutions which is called ionic equilibrium। मतलब क्या है ये भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम कौन सा? आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब आयंस बन रहे हैं और आयंस बने तो जितने आयंस से लेफ्ट हैंड साइड में है उतने आयंस से राइट हैंड साइड में भी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। सिंपल है। तो ये हमने क्या किया, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया इक्विलिब्रियम, इंट्रोडक्शन देखा। सबसे पहले तो हमने इक्विलिब्रियम क्या है पहले समझा थोड़ा, फिर क्या किया, फिर हमने उसके एग्जांपल्स देखे कि भाई बायोलॉजिकल एग्जांपल्स भी है, एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल्स भी है। हमने तो बायोलॉजिकली 2 गिवन है वो देखे, फिर एसिड बेस वाला हमने एक अलग से देख लिया, मतलब वही डिस्कस कर लिया, वो तो जो आया वो मैंने बोल दिया। देन से इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या वो हम समझे, फिर कैसे रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगी और प्रोडक्ट में से फिर से रिएक्टेंट भी बनेगी, तो कॉन्सेंट्रेशन दोनों का चेंज होता रहता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है और जो रेट से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है वही रेट से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट भी कांस्टेंट हो गया और कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गया एट इक्विलिब्रियम, तो उसी को हमने नाम दे दिया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमने नाम दिया, वो अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही आगे जाके क्या हो जाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन कब? उसके एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट में जा रहा है उसके बेस पे। तो 3 कंडीशंस कि भाई मेजरली ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दूसरा केस मेजरली रिएक्टेंट एज इट इज एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, एंड थर्ड केस आधा आधा कंपेरेबल क्वांटिटी वाला रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रहेगा एट इक्विलिब्रियम। और चैप्टर में हम ये सब इक्विलिब्रियम देखेंगे, और अगर आयंस बन रहे हैं तो उस केस में हम उसको बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम आल्सो। डन? समझ में आ गया? पक्का? ओके, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम। हमने आज ही चैप्टर अच्छे से स्टार्ट किया है, इतना तो समझ में आ गया ना?